नमस्कार दोस्तों। अभी सुबह सुबह किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर 56 सेकेंड का एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो में गाजीपुर बॉर्डर की वो तस्वीर है जो परसों शाम की तस्वीर थी, तब की जब यहाँ 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले थे, रैपिड एक्शन फोर्स थी, हथियार बंद दस्ते थे, बख्तर बंद गाड़ियाँ थी और कई बसें थी। मकसद और इरादा कि यहाँ बैठे किसानों को किसी ढंग से उठाना, राकेश टिकैत को सरेंडर के लिए तैयार करना और या उनकी गिरफ्तारी, जो भी मकसद हो, लेकिन ज़बरदस्त तैनाती और तैयारी थी पुलिस की। और यहाँ चंद किसान थे उस वक्त, क्योंकि उसके पहले 24 घंटे जो हुआ, जिस ढंग से डर का माहौल बना, बिजलियाँ काटी गई, पानी काटा गया, टॉयलेट हटाया गया, किसानों में ज़बरदस्त डर था और बहुत सारे किसान यहाँ से चले भी गए थे क्योंकि दनादन मुकदमे हो रहे थे। लेकिन उसी वक्त पुलिस की जब तैनाती बढ़ाई जा रही थी, जहां मैं हूं NH24 पर, यहां दो सड़क आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन में करीब करीब 600-800 मीटर तक पुलिस की लंबी कतार थी। और उस कतार के पहले, उस कतार के बीच में, पुलिस वालों के बीच में कुछ लोग थे, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, जिनमें से एक दो के हाथ में तिरंगा था और उनके नारे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन लोगों को पुलिस ने रास्ता दिया, उन लोगों को पुलिस ने अपने बीच आने दिया, उन लोगों को पुलिस ने नारे लगाने दिए। उस वक्त जब यहाँ 1 किलोमीटर तक किसी को आने जाने की मनाही थी, गाड़ियाँ आने नहीं दी जा रही थी, यहाँ तक कि प्रेस वालों को भी रोका जा रहा था, प्रेस वालों का कार्ड चेक किया जा रहा था। मैं भी आया तो कार्ड दिखाकर या प्रेस वाला होने के बावजूद कई बहसों के बाद आ पाया। लेकिन उस वक्त वो चंद लोग, 25, 30, 50 लोग, ये नारे लगाते हुए पुलिस वालों के साथ थे, पुलिस वालों के बीच में थे और लगातार कह रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। किस पर लठ बजाना चाहती थी पुलिस और किस पर लठ बजवाने के लिए आए थे वो लोग? उन किसानों पर जो यहाँ 64 दिनों से दिन रात बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। लठ तो वहाँ बजना चाहिए था जब लाल किले पर जिन लोगों ने सबसे पहले सुबह सुबह झंडा फहराया, वहाँ लठ नहीं बजी। वहाँ लठ नहीं बजी जब सुबह सुबह दीप सिद्धू या उसके लोग लाल किले की प्राचीर तक गए, लाल किले पर झंडे फहराए, वहाँ वीडियो बनाया, तस्वीरें खिंचवाई और कहा कि हमने झंडे फहराए और हमने कुछ गलत नहीं किया। लठ वहाँ नहीं बजी। उसके बाद जो हुआ, तस्वीरें गवाह है, हज़ारों लोग पहुंचे, उस पर बहुत बात मैं कर चुका। लेकिन अब बात उस वीडियो की जिसमें नारे लग रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ। जिस वक्त ये नारे लग रहे थे, आप सोच सकते हैं 200-400 किसान जो यहाँ रह गए थे, उनमें किस कदर डर होगा। उसमें महिलाएं थी, उसमें बुजुर्ग थे, उसमें बच्चे थे। कुछ तस्वीरें जो कल सुबह के मेरे वीडियो में देख सकते हैं, 75 साल की एक महिला भी बैठी थी सड़क पर, 80-85 साल के बुजुर्ग भी बैठे थे। और जहां पर यह नारा लग रहा था, वहां से चंद कदम दूर 97 साल के एक बुजुर्ग भी बैठे थे, जो अब भी बैठे हैं, मेरे वीडियो में भी दिखे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन ये नारे लगाने वाले लोग क्या चाहते थे? किन पर लठ बजवाना चाहते थे? और सबसे बड़ी बात, पुलिस के बीच में कैसे थे? चारों तरफ पुलिस थी, पुलिस उन्हें रास्ता दे रही थी और उसके बाद बीच में नारे लगा रहे थे। मैं चाहता हूं वो आप वीडियो देखें, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या करने की कोशिश हो रही है। 56 सेकंड का ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। अगर किसानों ने गलती की, जिनने या कुछ ऐसे लोगों ने गलती की जिन्होंने झंडे फहराए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सब किसान नेता कह रहे हैं। जिन्होंने अराजकता की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हर किसान नेता कह रहा है। लेकिन उसकी आड़ में अगर 25, 50, 100 लोग, किसी दल विशेष के लोग, किसी विधायक की शाह पर या सत्ताधारी दल की शाह पर अगर आकर कहते हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय मीडिया के कुछ लोग दौड़ते भागते यहाँ उस लठ बजाने वाले लोगों को न सिर्फ उनकी आवाज़ें सुना रहे थे, उनकी आवाज़ें सुनाकर उनके हौसला बढ़ा रहे थे। और कुछ चैनल पर चल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर से शंखनाद। किसका शंखनाद? किसके खिलाफ शंखनाद? उन किसानों के खिलाफ जो यहाँ बैठे। फिर मैं कहूँगा, आप 56 सेकंड का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करें। ये देखिए, आप सुन सकते हैं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को, वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को। देखिए, ये देखिए किस तरह से क्या क्या
हो रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, करो करो करो। इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो लोग अगर कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, और पुलिस के बीच में चारों तरफ पुलिस है, बार बार मैं कहूंगा उन पुलिस वालों के बीच किसी की घुसने की उस वक्त हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पुलिस की जबरदस्त तैनाती इस ओर इशारा कर रही थी कि यहां कभी भी बल प्रयोग हो सकता है, या कभी भी किसानों को उठने को मजबूर किया जा सकता है, या किसानों में डर और खौफ पैदा करके यहां से उन्हें तंबू कनात समेटने को मजबूर किया जा सकता है। उस वक्त ये चंद लोग तिरंगा लेकर दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहां से आए? ये कौन लोग थे? इन्हें पुलिस ने अपने भीतर आने कैसे दिया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसी कोशिशें होगी कि ऐसे लोग आएंगे, उकसाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, लठ बजाओ के नारे लगाएंगे, तनाव होगा, टकराव होगा, और इसी का तो इंतजार कर रही है पुलिस और सरकार कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जहां कहें यह हिंसा हुई, दो तरफा हुई, जवाबी हुई, और उस इंतजार में अब समझिए हर घंटा बीतेगा। लेकिन सवाल एक और है दोस्तों, यह समझना पड़ेगा सरकारों को कि उस घटना के बाद कहा यही जा रहा है कि राकेश टिकैत और सरकार के नुमाइंदों के बीच कुछ सहमति बनी थी। राकेश टिकैत ने कहा था हाँ मैं सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि उस समय लुकआउट नोटिस चिपकाए जा रहे थे, किसानों को आतंक और तमाम तरह की आशंकाओं में किसानों का वक्त बीत रहा था, तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि मैं सरेंडर करता हूं। लेकिन जब राकेश टिकैत को यह पता चला कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, ऐसे यहां नारे लगाए जा रहे हैं और ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग पुलिस को उकसा रहे हैं कि लठ बजाओ, और तब बहुत सारे युवा यहां से जा चुके थे, क्योंकि जो 26 जनवरी की परेड में आए थे वो भी गए थे, जो ट्रैक्टर के साथ आए थे वो भी गए थे, कुछ डर से गए थे, कुछ आशंकाओं की वजह से गए थे। लेकिन तब यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, और चंद लोग थे, चंद किसान थे जो स्टेज के सामने थे। राकेश टिकैत के साथ मंच पर चंद किसान थे जो उनके चारों तरफ थे। तभी राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ बीजेपी के लोग आ गए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन मैं अपने किसानों के साथ रहूँगा। और उनका बार बार ये कहना कि ये बीजेपी के लोग किसानों को पिटवाना चाहते हैं। दरअसल इस तस्वीर को अगर देखें, इस उकसावे को अगर देखें, इनके हौसलों को देखें, तो शायद ये लोग यही चाहते थे कि पुलिस यहाँ लठ बजाए। लेकिन एक बात बताऊं, सरकार को ये समझने की ज़रूरत है, उस परसों शाम से या परसों दोपहर के बाद से जब से यहाँ पुलिस की तैनाती हुई, और परसों रात 10 बजे तक जब पुलिस की यहाँ से रवानगी हुई, वो तब जब राकेश टिकैत के वीडियो वायरल हुए, उन्हीं चैनलों पर दिखे जो चैनल उस रात जश्न मना रहे थे कि देशद्रोहियों का सफाया हो रहा है, देशद्रोही सलाखों के पीछे जा रहे हैं। उन्हीं चैनलों पर जब राकेश टिकैत का वो वीडियो दिखा जिसमें वो रोते हुए दिखे, भावुक होते हुए दिखे, अपीलें करते दिखे, उसका असर ये हुआ कि हरियाणा, यूपी, पंजाब के गाँव से किसान यहाँ रवाना हो गए। और जब यहाँ किसानों की रवानगी की खबर मिली मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजीपुर, सोनीपत, तब यहाँ से पुलिस की रवानगी होने लगी, क्योंकि पुलिस को लगा कि मामला हाथ से निकल गया है। लेकिन एक बात फिर से, परसों शाम से अभी सुबह तक बहुत घंटे बीत चुके हैं, और कम से कम 150 पुलिस वालों से मैंने बात की है परसों से लेकर अब तक। अभी भी ये वीडियो जब मैं कर रहा हूं तब भी 20 पुलिस वालों से मैंने बात की ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि चूंकि मैं रोज यहां आता हूं, ज़्यादातर पुलिस वाले जो रेगुलर यहाँ तैनात हैं मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, कई बार दिल की बात करते हैं। उसमें आरएएफ के लोग भी होंगे, उसमें अलग अलग तरह की फोर्सेज जो गाहे बगाहे आती रही है उसके लोग। रोक कर बहुत पुलिस वालों ने परसों शाम से लेकर अब तक कहा है कि परसों गलत होने जा रहा था। बहुत पुलिस वाले भावुक थे, जिस ढंग से परसों उन्हें लगा कि यहाँ लठ चल सकती है, या जिस ढंग से उन्हें लगा कि यहाँ हटाया जा सकता है, या जिस ढंग से उन्होंने राकेश टिकैत के आंसू देखे। बहुत सारे पुलिस वालों को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रोक कर मुझे पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर किसानों ने आंदोलन किया उनका गुनाह नहीं है, अगर किसान 62 दिन, 65 दिन, 66 दिन से आज 66वां दिन है बैठे हैं, उनका गुनाह नहीं है। हम भी किसान के बेटे हैं। कई पुलिस वाले आए कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, मेरे पिता वहाँ किसान हैं, वो धरने पर बैठे हैं, किसी के पिता टिकरी पर, किसी के पिता सिंघू पर, किसी का भाई गाजीपुर पर, और खाकी वर्दी में वो समय समय पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसकी ड्यूटी ये कहती है कि जो उसे ऊपर से निर्देश मिले उसका पालन करे, लेकिन उसका मन ये कहता है
कि यहाँ तो उसका पिता और उसका भाई भी किसान के रूप में इन्हीं सीमाओं पर बैठा है, उसका मन बेचैन होता है। और ऐसे बेचैन पुलिस वालों ने बीते 2 दिनों के भीतर, और मैं कहूँ उसके पहले भी बीते 50 दिनों के भीतर 50 बार मुझसे बात की है, यहाँ भी सिंघू बॉर्डर पर भी, टिकरी बॉर्डर पर भी। और ये सरकार को समझना होगा, बल प्रयोग और इस तरह से जबरन ऐसी कोशिशें करना और ऐसे नारेबाजी, जो दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, टिकरी बॉर्डर पर जो कुछ कल शाम हुआ, मुझे उसके बारे में तफसील से नहीं पता। किसी ने तलवार चलाई, पुलिस को लगी, जो कुछ हुआ गलत हुआ। जिसने तलवार उठाई वो भी अपराधी था, गलत था, नहीं होना चाहिए। लेकिन जाना इस तरफ भी होगा, सोचना इस तरफ भी होगा कि परसों 28 तारीख को जब वहां पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी, जब जहां स्टेज है सिंघू बॉर्डर का, उस स्टेज के पास मैं 50 बार गया हूं। उस स्टेज से 500 मीटर पहले जहां प्रेस वालों के कार्ड चेक होते हैं, 200 मीटर पहले जहां प्रेस वालों को कार्ड के बगैर गाड़ी लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है, वहां उस दिन बिल्कुल किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। प्रेस कार्ड के बगैर नहीं जा सकते थे, गाड़ियां तो 300 मीटर दूर रोकी जा रही थी। लेकिन फिर यहां 100-150 जितने लोग थे, तादाद और आंकड़े मायने नहीं रखते। ये इतने लोग कैसे पहुंचे वहां, कैसे पुलिस वालों के बीच पहुंचे, कैसे वहां नारे लगा रहे थे, कैसे वहां स्टेज खाली करो के नारे लगा रहे थे। और तो और एक और वीडियो आया जिसमें पुलिस वालों से प्रदर्शनकारी, वो प्रदर्शनकारी जो लठ बजाओ वाले प्रदर्शनकारी है, पुलिस वालों से हाथ मिला रहे हैं। उसमें कुछ नकाबपोश भी हैं। ये कौन लोग थे और ऐसी हिंसा की कोशिशें क्यों हो रही है? ये सवाल सरकार से पूछना होगा और सरकार को इस बारे में सोचना होगा। अगर सरकार को लगता है कि इनमें कुछ गलत लोग हैं, सरकार को लगता है कि अगर कोई इसमें है जो जिसके पीछे उसका अतीत अगर कायदे कानून के खिलाफ है, या वो उसका अतीत दागदार है, या वो अपराधी है, उन सबूतों के बिना पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो है। लेकिन इसकी आड़ लेकर अगर पुलिस आती है और पुलिस की आड़ लेकर ऐसे 150 लोग आते हैं और दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हैं, मुझे लगता है वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो जहाँ हिंसा हो। और क्या सरकार और पुलिस को ऐसे चंद लोगों की मदद लेने की ज़रूरत है इन किसानों को यहाँ से उठाने और खाली कराने के लिए? क्या इसकी ज़रूरत है कि आप कुछ लोगों को लेकर आए, कुछ लोगों के लिए आप ढाल बने, कुछ लोग आपके लिए ढाल बने, और ये ढाल और कवच के साथ किसानों को हमले की कोशिश करें या किसानों को उकसाने की कोशिश करें? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। उन किसानों को भी जो तलवार उठा लेते हैं, अगर किसी ने तलवार उठाई, गलत किया, बचना चाहिए ऐसी तमाम हिंसा की आशंका के बीच, क्योंकि सरकार और सिस्टम इंतजार फिर कर रहा है कि कुछ ऐसा हो। कल यहाँ से राकेश टिकैत ने बार बार अपील की गाजीपुर बॉर्डर से कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाथ उठाकर लोगों से उन्होंने अपील की, सबसे एक तरह से शपथ दिलाई, कोई हिंसा नहीं करेगा। तो अब सबसे बड़ी चुनौती किसानों के साथ है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं हो जिससे किसानों की तरफ से हिंसा हो, किसानों की तरफ से कोई ऐसी उकसावे वाली हरकत हो। लेकिन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई ऐसी हरकत हो, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि किसानों को उकसा दिया जाए। वो कौन लोग हैं इस वीडियो में भी आपने देखा और ऐसे दिखेगा। अब इस वीडियो को मैं दोस्तों यहाँ की तस्वीर के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, सामने सुबह का वक्त है, फिर से स्टेज पर तैयारी होने लगी है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि लाल किले की घटना के बाद उस घटना को गलत मानते हुए, शर्मनाक मानते हुए, घटना मतलब लाल किले पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया, किसान नेताओं ने, संयुक्त मोर्चा ने अपील की थी कि प्रायश्चित के तौर पर हम 30 जनवरी को गांधी की शहादत के दिन अनशन करेंगे। आज गांधी की शहादत हुई थी 1948 में। किसने शहीद किया था गांधी को? गांधी के सीने में 3 गोलियां किसने मारी थी? अहिंसा के पुजारी के सीने में जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, किसने गोलियां मारी थी? गोडसे और गोडसे के लोग। और बीते दशकों से, 70 सालों से, 48 से जोड़ लें, कौन गोडसे को आज भी पूजता है? कौन लोग हैं जो गोडसे के साथ हैं? कौन लोग हैं जो आज गोडसे के भक्त हैं? कौन लोग हैं जो गोडसे की मंदिर बनवाते हैं? कौन लोग हैं जो गोडसे की मूर्तियां लगवा रहे थे? कौन लोग हैं जो गोडसे के नाम से लोगों को एकजुट करते हैं? ये आप जानते हैं। ऐसे लोग संसद में भी हैं, ऐसे लोग सड़क पर भी हैं, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, और ऐसे लोग किस जमात
की नुमाइंदगी करते हैं या आप बेहतर जानते हैं। तो गांधी को याद करने के नाम पर उस अहिंसक रास्ते को भी याद करने का दिन है, उस अहिंसा के रास्ते पर चलने का दिन है। और उस गांधी ने अहिंसा पर चलते हुए, अहिंसा के लिए लड़ते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, लंबी यात्रा करते हुए अपनी शहादत दी थी। तो आज उस शहादत को भी याद करने का दिन है। और आज वो दिन भी है जब गाजीपुर के इस बॉर्डर से किसानों का काफिला डर से, आक्रोश से, आशंका से यहाँ से धीरे धीरे रवाना हुआ था। 28 को, 27 को, जब लगा कि पता नहीं क्या होने वाला, कोई अनहोनी हो सकती है। और मैं कहूँगा कि राकेश टिकैत ने उस वक्त बहुत हौसले का परिचय दिया। चंद लोगों के साथ वो स्टेज पर थे और उनकी भावुक अपील का असर ये हुआ कि आज किसानों के जत्थे, एक बार फिर मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा, ये तस्वीर दिखाइए। ऐसा लगा कि गाजीपुर पर किसानों का ये मोर्चा उखड़ चुका है। यहाँ से किसान अब जार चुके हैं, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, यहाँ से लंगर खत्म हो रहा है, यहाँ से तंबू उखड़ रहा है, यहाँ से किसानों के बिस्तर उठ रहे हैं, यहाँ से लंगर जिन बर्तनों में बन रहा था वो बर्तन समेटे जा रहे हैं, क्योंकि डर था, आशंका थी। लेकिन अब देखिए जरा, ये वो तस्वीर है, वो नज़ारा है जो शायद 25 जनवरी की रात थी, या अगर हम 62-64 दिनों को देखें तो शायद इतनी भीड़ 62-64 दिनों में 1-2 बार ही हुई। और एक खास बात है, इस भीड़ में देखिए सब सन्नाटे में लोग सुन रहे हैं। इसमें एक खास बात और है कि इसमें यूपी और हरियाणा के लोग बहुत हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत हैं। और खास बात और, कल मैंने सुबह से देखा राजस्थान के भी एक सेकंड, अब है एक सेकंड, हाँ राजस्थान के भी हैं। और कल सुबह से मैंने 3 वीडियो में आपको दिखाया, पटियाला से चलकर यहाँ कोई पहुंचा पानी लेकर, यूपी के 200-250 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ कोई पहुंचा पानी लेकर, ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, अलग अलग जगहों से, हरियाणा में जिंद से लेकर हिसार और सोनीपत, पानीपत से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग राज्यों से लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला कल रात शुरू हुआ, परसों रात शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है। तो उस मोर्चे को, उस आंदोलन को, जिसे मीडिया के लोगों ने खत्म मान लिया था, पुलिस ने खत्म मान लिया था, सरकार ने खत्म मान लिया था, वो मोर्चा फिर उठा है। उस मोर्चे को जिसे पुलिस ने सोचा, या उन लोगों ने सोचा जो नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उन चंद लोगों ने सोचा कि इस मोर्चे को उन्होंने फतह कर लिया। वो मोर्चा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। फिर से तस्वीर देखिए। और यहाँ पर किसान उठकर चले जाएं, डर कर चले जाएं, इसलिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि बिजली और पानी काट दिया गया। आधी रात को जब किसान अंधेरे में थे, जब पानी नहीं था, तो समझ सकते हैं क्या तस्वीर रही होगी। लेकिन लोग पानी लेकर आए, कल लगातार ट्रैक्टर पर, टैंकर में लोग पानी लेकर आ रहे हैं। और जब दिल्ली सरकार की तरफ से पानी भेजने की कोशिश हुई तो उन्हें भी पुलिस वाले रोक रहे थे। एक वीडियो है राघव चड्ढा का, मैंने देखा, वो पानी का टैंकर लेकर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कह रहे हैं, हमें, दिल्ली पुलिस या जो भी पुलिस वाले थे वो कह रहे हैं इसकी अनुमति नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। और नोक झोंक का वीडियो मैंने देखा राघव चड्ढा और पुलिस वालों के साथ। वो वीडियो अगर मुझे मिलेगा, इस वीडियो में आपको लगाऊंगा कि राघव चड्ढा और पुलिस वाले के बीच बहस हो रही है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के हैं, किस और राजनीतिक नुमाइंदगी करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो पानी लेकर आ रहे थे, लेकिन वहाँ नहीं आने दिया। अब सवाल उठता है, राघव चड्ढा की पार्टी और उनके राजनीतिक रिश्ते को थोड़ी देर के लिए किनारे करें, लेकिन अगर वो पानी लेकर आ रहे थे और उन्हें नहीं आने दिया, तो उससे बड़ा सवाल है कि वो 50 लोग, 25 लोग, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, जो तिरंगा लेकर और ये नारे लगाते हुए कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, उस वक्त जब पुलिस की ज़बरदस्त कतार थी, जब पुलिस की ज़बरदस्त तैयारी थी, जब पुलिस ने ऊपर से पुलिस के अधिकारियों से लेकर, लखनऊ में बैठे सत्ताधीशों से लेकर, दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों से लेकर, इस मोर्चे पर पुलिस के बड़े अधिकारियों की तैनाती और मौजूदगी के बीच वो कैसे आए? उन्हें किसने आने दिया? और अगर उन्हें आने दिया तो वो आना ज़रूरी था, उनका आना ज़रूरी था उन नारों के साथ, हिंसक नारों के साथ, या पानी का आना ज़रूरी था जो पानी यहाँ नहीं था किसानों के लिए? इसको गौर से सोचिएगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कल बजट सत्र के शुरुआत थी, कल बजट सत्र की शुरुआत थी, मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की दुहाई दी। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोक मायने रखेगा या तंत्र? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोक ज़्यादा जरूरी है या तंत्र? और क्या लोकतंत्र उस वक्त कहाँ था? ये लोकतंत्र की दुहाई तब कहाँ थी जब दिल्ली चुनाव के वक्त केंद्रीय मंत्री
मंच से नारे लगा रहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो कौन सा लोकतंत्र था जिसमें दिल्ली सरकार, जिसमें बीजेपी का एक करीबी नेता जो कभी दिल्ली सरकार में मंत्री था आम आदमी पार्टी का, नाम नहीं ले रहा हूं, जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखता, तिरंगा लेकर सैकड़ों की भीड़ में नारे लगाता हुआ निकला था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या तिरंगा लेकर गोली मारो सालों को नारे के साथ ये तिरंगा का अपमान नहीं है? तिरंगा का मतलब ये होता है कि आप तिरंगा लेकर निकले क्योंकि आप सत्ता आपकी सरपरस्त है और सत्ताधारी दल से आपके रिश्ते हैं, सत्ताधारी दल से आपके विचार मिलते हैं और आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि सत्ताधारी दल से आपकी तार जुड़े हैं, तब आप सड़क पर निकलें कि गोली मारो सालों को और तिरंगा साथ में। तो तिरंगा लेकर जो नारे लग रहे थे गोली मारो सालों को, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? क्या वो तिरंगा का अपमान नहीं था? लेकिन नहीं, क्योंकि तब ये नारे कई शहरों में लगे और जो लगे वो सब तिरंगा लेकर लगा रहे थे। तो सवाल यही है दोस्तों, तिरंगे का अपमान कब कब हुआ है, किन किन लोगों ने किया है? अगर इसका इतिहास लेकर बैठ जाए 70 सालों में तो आपको 700 ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिन्होंने जब तब अपने हिसाब से तिरंगे का अपमान किया, लेकिन उसका तब कुछ नहीं बिगड़ा जब उसके सरपरस्त सत्ता में थे। आज भी यही स्थिति है और यहाँ तिरंगा यहाँ भी है और यहाँ किसान है और ये समझने की ज़रूरत है, जिन्हें मुट्ठी भर किसान कहा जा रहा था, जिन्हें चंद किसान कहा जा रहा था, कहा तो तब भी जा रहा था 60 दिन पहले, कहा तो तब भी जा रहा था 20 सितंबर को, कहा तो तब भी जा रहा था जब अध्यादेश लागू हुआ था, हर वक्त कहा गया मुट्ठी भर किसान। लेकिन वो मुट्ठी भर किसान वो लोग कह रहे थे जिन्हें दरअसल अपनी मुट्ठी से बाहर कुछ दिखता नहीं है। ये किसानों की तादाद जिन्हें मुट्ठी भर लगती है, उन्हें बार बार ऐसी तस्वीरों को देखना चाहिए और जब तक ये देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि मुट्ठी भर क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। और लोकतंत्र का मतलब बहुमत भी नहीं होता है, लोकतंत्र मतलब बहुसंख्यक होना नहीं होता है, भीड़ तंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी अगर 325 सीटें हैं, 350 सीटें हैं, 300 से ज़्यादा सीटें आपकी अगर संसद में है, इसका मतलब बहुसंख्यक बहुमत वाली सरकार कोई भी फैसला करे। लोकतंत्र उस दिन कहा गया था जिस दिन राज्यसभा में अल्पमत होते हुए इस कानून को पास किया गया। लोकतंत्र उस दिन कहा था जब राज्यसभा में इतना बड़ा कानून, कृषि कानून, जिसे कहा गया किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए बनाया गया, राज्यसभा में धक्का मुक्की के बीच पास किया गया। उन आवाज़ों को दम तोड़ते हुए देखा। लोकतंत्र उस दिन नहीं था क्या? और यही तो किसान पूछ रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह सही है, वो पूरी तरह सही है, ये सरकार और किसान के बीच है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि जो पीड़ित है, जिसके लिए आपने कानून बनाया, आप कहते हैं कि उनके हितों के लिए, तो वो स्टेक होल्डर है। तो क्या उनसे बात हुई? क्या उनकी रजामंदी सबकी ली गई? और जिन्हें फसल बेचना है, जिन्हें फसल पैदा करना है, जो अन्नदाता है, जो फसल उपजाकर हमारी आपकी थालियों में रोटी चावल दाल भेजते हैं, उनका हक है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसमें उनकी आशंकाएं हैं, जिससे उनका डर है, उन आशंकाओं और डर को दूर किया जाए। लेकिन ये कब हुआ? क्या 20 सितंबर के पहले हुआ जब राज्यसभा में जिस ढंग से उस कानून को पास किया गया? क्या तब हुआ जब पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ? क्या तब हुआ जब पंजाब के कुछ जिलों में किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया? क्या तब हुआ जब किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया? क्या तब हुआ जब 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आकर बैठे? क्या तब हुआ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाजपुर उत्तराखंड के किसान गाजीपुर पर आके बैठे? नहीं हुआ। तब क्या हुआ था? तब जब किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना राशन पानी, रसद पानी लेकर दिल्ली की तरफ, दिल्ली की सीमाओं की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें रोका गया। रास्ते में गड्ढे खोदे गए, हाईवे खोदा गया, उन पर वाटर कैनन चला, लाठियां चली, हर तरह से रोका गया कि दिल्ली नहीं पहुंचे, सीमाओं तक पहुंचे। सीमा पर पुलिस ने रोका, सीमा पर रुक गए, वहीं उन्होंने तंबू डाला, वहीं उन्होंने लंगर चलाया और लंगर डाला और बैठ गए। लेकिन तब सरकार क्या कह रही थी? जब लगा कि किसान इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए, तब सरकार की तरफ से कहा गया बात करेंगे। लेकिन 3 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ने कहा 26 को किसान दिल्ली पहुंचते हैं, 3 दिसंबर की तारीख मिलती है, 8 दिन बाद जैसे कोई शुभ मुहूर्त हो, किसी महामंडलेश्वर ने तारीख फिक्स की हो कि अब 7 दिन बाद बात होगी। कृषि मंत्री दिल्ली में, किसान 25 किलोमीटर दूर, हजारों की तादाद में, ठंड में, और कृषि मंत्री कहते हैं 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता गया, किसानों की तादाद बढ़ती गई। तब अमित शाह ने क्या कहा? आप पहले बुराड़ी मैदान जाओ तब बात करेंगे।
किसानों ने कहा हम बुरारी मैदान नहीं जाएंगे। कुछ किसान पहुंच भी गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद किसानों का दबाव कि सरकार झुकी, बातचीत के लिए तैयार हुई। 12 दौर की बातचीत हुई। एक दौर अमित शाह के साथ, 11 दौर की बात मंत्रियों के साथ। उस बातचीत में दोनों तरफ से कुछ बातें हुई, प्रस्ताव आए, कई तरह के संशोधन आए और आखिर में बातचीत कहाँ टूटी आप ये जानते हैं। अब मैं उस इतिहास और अतीत में बहुत ज़्यादा गए बगैर, क्योंकि इस पर कई वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ, बात यही ख़त्म करूँगा दोस्तों कि आंदोलन में अगर कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई कि लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया, कहीं हिंसा हुई, कहीं अराजकता हुई, तो उन अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, चिन्हित करे जो तस्वीरों में। लेकिन जिस ढंग से इस पूरे आंदोलनकारी किसानों को देश विरोधी साबित करने की कोशिश हुई, उन 37-38 नेताओं से जिनसे सरकार बात कर रही थी, उन नेताओं को अचानक देशद्रोही घोषित किया गया, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, यूएपीए की धाराएं लगाकर। और जिस मुस्तैदी से पुलिस आगे बढ़ी, ऐसी मुस्तैदियों की अगर कहानी सुनेंगे 6 साल में, 7 साल में, तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं किया 6-7 साल में, लेकिन उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ क्यों कार्रवाई हुई और क्यों कार्रवाई की कोशिश हो रही थी, कितनी जल्दी? क्योंकि सरकार की मंशा थी, सरकार को इंतजार था कि वो दिन आए, वो वक्त आए जब कोई चूक हो और उस चूक की आड़ में, उस बहाने इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। ये कोशिश थी, वो कोशिश नाकाम हुई। अगर ये साजिश थी, जो ऐसे लोग यहाँ और वहाँ आ रहे हैं, वो साजिश भी नाकाम हुई। साजिश वो भी थी जो लोग लाल किले पर गए और उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया। वो कौन लोग थे, उनका वीडियो है। और वो शख्स जिसने झंडा फहराया, उसके नाम कई बार मैं ले चुका हूँ, ज़रूरत नहीं है। वो शख्स फेसबुक पर लाइव कर रहा था लगातार। वो 24 घंटे बाद भी, वो 48 घंटे बाद भी, वो 72 घंटे बाद भी जिम्मेदारी ले रहा है। पहली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी? इतनी पुलिस किसके पीछे सबसे पहले पड़नी चाहिए थी? उस शख्स के पहले जो लाल किले पर उस झंडे के साथ था, उस शख्स के पहले जो अपने लोगों के साथ सबसे पहले पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर जो तयशुदा वक्त था, तयशुदा रूट था, उससे पहले अपने काफिले के साथ लाल किले पर गया, लाल किले तक पहुंचा। और जब वो पहुंचा तब वहां पुलिस वालों की तादाद जितनी उस शख्स और उसके साथ गए लोगों की तादाद थी, उससे कई गुना ज़्यादा थी। अंदर मिलिट्री, बाहर पुलिस, लेकिन फिर भी वो पहुंचा। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इसकी जांच कब होगी? तस्वीरें गवाह हैं कि वो जब झंडे दिखा रहा है लाल किले के बाहर भी, तब भी वहाँ पुलिस की लंबी कतार दिख रही है। वो शख्स वो झंडा दिखा रहा है, जो झंडा वो फहराया था। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। उसके पीछे पुलिस वैसे नहीं पड़ी जैसे पुलिस यहाँ आई परसों और लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं वाले भी साथ आए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आंदोलनकारी लोगों की तस्वीर और बुजुर्गों की और हर उम्र के लोगों की ये तस्वीर गवाह है कि आंदोलन जो 66 दिनों से यहाँ 66, आज 66वां दिन है, आज 66वां दिन है। ऐसा वक्त ज़रूर आया जब लगा कि किसानों का यह आंदोलन इस मोर्चे पर दम तोड़ सकता है, ऐसा लगा। लेकिन जिस मोर्चे पर लगा किसानों का यह आंदोलन दम तोड़ सकता है, उसी मोर्चे से वो आंदोलन एक बार इतनी तेज़ी से उठा है जिसकी कल्पना, जिसका अंदाज़ा सरकार को नहीं रहा होगा। और अगर सरकार को होता तो शायद सरकार की तरफ से परसों जैसी कोशिश हुई वो ना होती। लेकिन कई बार होता है, सरकार जो सोचती है उसके ठीक उल्टा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हताशा राकेश टिकैत या उनके उन लोगों, चंद लोगों में थी, क्योंकि चंद लोग थे, उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा पुलिस वाले थे, उस हताशे से इस आंदोलन को इतनी तीव्रता मिली 24 घंटे में, जिसकी तस्वीरें गवाह। आगे क्या होगा, वक्त की बात है। मुकदमे हैं, अदालती कार्यवाही होगी, जो कुछ होगा, और कानून अपना काम करेगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। सरकारें ऐसे भी काम करती है कि 6 पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होता है। सरकारें ऐसे भी काम करती है कि उन पत्रकारों के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश में मामला दर्ज होता है। उन पत्रकारों के खिलाफ यूपी और एमपी में मामला दर्ज होता है, जिसमें मृणाल पांडे जैसी महिला हैं, 70 साल से ज़्यादा की सीनियर एडिटर राजदीप सरदेसाई हैं, कैरवा मैगजीन के संपादक पब्लिशर जफर आगा हैं। क्या गलती थी? राजदीप ने एक ट्वीट किया, गलत जानकारी थी, कोई शक नहीं। और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ऐसी चूक, इतनी जल्दबाजी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, बचना चाहिए था, ये मानता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 बार करेक्शन किया कि ये खबर ये नहीं है, खबर ये है।
और अगर इस आधार पर उनके खिलाफ और उस ट्वीट को जिन्होंने रीट्वीट किया, जो भी वजह है, उनके 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए, तो मुझे लगता है 6.5 साल में, 6.5 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि देश की 2 तस्वीर बनी है, 2014 के बाद, 2014 के पहले। 6.5 साल में जिन पत्रकारों ने न जाने कितने गुनाह ऐसे किए हैं, चैनलों पर दिखाकर, चलाकर, लोगों को बदनाम करके, धर्म विशेष को टारगेट करके, तबलीगी जमात के नाम पर इतने तमाचे पड़े हैं उनकी कवरेज को लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से। क्या फ़र्क पड़ा उनको? फ़र्क उन पर पड़ा जो टीआरपी खरीदने की कोशिश, टीआरपी बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करते रहे। फ़र्क उन पर पड़ा जो महीनों तक देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश में जिन्होंने इतने जहर घोले, जिन पर इतने मुकदमे हुए, लेकिन सारे मुकदमे दिल्ली शिफ्ट, जहां वो चाहते थे वहां शिफ्ट हुए, एकत्र हुए, और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। सरकार ऐसे लोगों के लिए हर वक्त कवच बनकर खड़ी हुई, सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में कवच बनकर खड़े हुए, मुंबई हाई कोर्ट में कवच बनकर खड़े हुए, लेकिन इन 6 लोगों पर मुकदमा हुआ क्योंकि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मकसद यह है लोगों को डराना, डर जाएं, 1 डरेगा, 6 डरेगा, 5 डरेगा, 100 डरेगा, और मकसद सिर्फ यह है कि इतना डराएंगे, आज 6 पर मुकदमा करते हैं, कल 60 पर मुकदमा करेंगे। मकसद सिर्फ ये है, अगर देशद्रोह का मतलब ये है, जो उन पत्रकारों ने क्या देशद्रोह, क्या राजद्रोह की ये परिभाषा है? क्या राजद्रोह की ये परिभाषा है? क्या मृणाल पांडे ने अगर रीट्वीट किया, मुझे नहीं पता कि क्यों मृणाल पांडे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा हुआ है, मैंने अखबारों में पढ़ा, कल भी दिन भर यहाँ था और किसानों के बीच था। क्या वो देशद्रोही हैं? और अगर वो देशद्रोही हैं, तब तो 6.5 साल में इतने देशद्रोही हैं, जिसमें से कुछ सत्ता में हैं, कुछ सरकार में हैं, कुछ सड़क पर हैं, कुछ संसद में हैं, और कुछ आज भी हो सकता है कहीं भाषण दे रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। फिर अब ऐसे कहूँगा, इस कतार और इस तस्वीर को दिखाइए, वो हौसला जो दम तोड़ रहा था, वो हौसला एक बार फिर पूरी ताकत के साथ किसानों के भीतर से उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर से इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लोकतंत्र लोक से जिंदा रहेगा। फिर से गौर से सुनिए, लोकतंत्र लोक से जिंदा होगा, लोक से मजबूत होगा, लोक से लोकतंत्र बनता है, तंत्र से नहीं। लोकतंत्र में भी लोक पहले है, तंत्र बाद में है। जिस दिन तंत्र आगे आएगा, उस दिन लोक पीछे जाएंगे। तो लोक को आगे रखिए। नमस्कार।